निकाय चुनाव के साथ स्वार और 96 उपचुनाव में भी घमासान तेज हो रहा है। आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम वाली स्वार सीट का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। सपा ने नया प्रयोग करके सबको चौंका दिया है, तो भाजपा जीत हासिल करने के लिए पसमानदा कार्ड के भरोसे है। पहली बार मुस्लिम बहुल क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने हिंदू कार्ड खेला है। कई लोग इसे बड़ी प्लानिंग बता रहे हैं और समाजवादी पार्टी के अंदर के नेता इस फैसले से नाखुश भी नजर आ रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या मुस्लिम गढ़बे हिंदू प्रत्याशी को वोट मिलेगा? क्या अखिलेश का प्रयोग सफल होगा? क्या आजम की गैर मौजूदगी में समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ेगी या पसमानदा कमल पर सवार होकर भाजपा के साथ चला जाएगा? क्या जनता प्रयोग के साथ जाएगी या कमल खिलाएगी? इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और सारे समीकरण आपके सामने रखेंगे। स्वार उपचुनाव का संग्राम, सपा में प्रत्याशी पर घमासान। इसमें मुकाबले नहीं होगा कुछ भी। समाजवादी के जो प्रत्याशी, इनका नाम बता रहे हैं, अभी सुना है नाम हमने, ये तो हमारी पार्टी के मेंबर भी नहीं है बसपा में। मुस्लिम क्षेत्र में सपा का हिंदू कैंडिडेट, दांव पर लगा किसका स्टेक? मैं पहले गांव की प्रधान थी, उसके बाद जिला पंचायत मेंबर हूँ इस टाइम, और मैंने मेहनत की। मैं एक छोटे से परिवार से हूँ और मुझे अभी भी यही विश्वास है कि जब मैं मेहनत करूँगी तो जनता ही तो वोट देती है, जनता ही देखेगी और जनता ही अपना उसमें विकास पाएगी। मिर्जापुर में 96 संग्राम, वोट पड़ेगा किसके नाम? मजबूत कैडेट कहाँ से होंगे? उनके जनाधारी नहीं थे। ये पता नहीं किस हिसाब से उतारा गया। अभी तो ये एक बात, तुर्कों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ तुर्क बिरादरी के साथ। स्वार से 96 तक मुकाबला जोरदार, किसको मिलेगा जनता का प्यार? कंपटीशन तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये तो जो है हो रहा है कंपटीशन, इसमें पूरा हमारा है, 100% है। आपको लगता है कि आपकी पूरी जीत पूरी तय है वहाँ पे? बिल्कुल होनी चाहिए। 100% भारतीय जनता पार्टी, अपना दल एस और निषाद राज पार्टी सब मिल करके हम लोग अपने प्रत्याशी रिंकी कौल जी को। स्वार विधानसभा में कौन हावी? अखिलेश के दांव से मिलेगी कामयाबी। आजम के गढ़ में सपा का हिंदू कार्ड, उपचुनाव में प्रयोग, किससे जुड़ेंगे लोग? उत्तर मांगे प्रदेश। अब आपको सबसे पहले यह बता देते हैं कि मुकाबला किसके बीच है इन दोनों विधानसभा उपचुनाव में। और सबसे पहले स्वार विधानसभा की बात करते हैं। अनुराधा चौहान को सरप्राइज तरीके से समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है। वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं और आपको बताएं कि उनके मुकाबिल हैं शफीक अहमद अंसारी, ये प्रत्याशी हैं अपना दल एस के, जो कि एनडीए की घटक दल है। और 96 विधानसभा का समीकरण आप देख लीजिए। कीर्ति कौल समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं और उनके मुकाबले में रिंकी कौल अपना दल एस की प्रत्याशी हैं। तो इन दोनों ही जगहों पर अपना दल एस से मुकाबला है समाजवादी पार्टी का। आपको कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं। स्वार में मुकाबला बहुत दिलचस्प है। अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के बाद ये उपचुनाव हो रहे हैं और विधानसभा क्षेत्र में 60% मुस्लिम आबादी है, इसलिए और ज्यादा दिलचस्प। भाजपा गठबंधन ने पसमानदा कार्ड खेला हुआ है, समाजवादी पार्टी ने यहां पर हिंदू कार्ड खेल दिया है। यह ज्यादा चौंकाने वाली बात, अब तक इसके विपरीत होता आपने देखा है। भाजपा गठबंधन ने मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारा है और समाजवादी पार्टी ने हिंदू प्रत्याशी अनुराधा चौहान को टिकट दे दिया है। स्वार विधानसभा सीट 3 बार से समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही है, उनका प्रभाव है। और पिछले तीनों जो विधायक मुस्लिम समुदाय से रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के थे। भाजपा इस सीट को 5 बार जीत चुकी है और इस सीट पर सबसे ज्यादा अब तक आजादी के बाद कांग्रेस ने जीत हासिल की है। बसपा सिर्फ 1 बार यहां पर जीती है। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार यहां पर नहीं उतारा है। तो यहां पर मुकाबला है भाजपा के गठबंधन दल अपना दल एस और समाजवादी पार्टी के बीच में। स्वार में सपा के प्रयोग से क्या कामयाबी मिलेगी, यह प्रश्न निश्चित रूप से आप सबके जहन में होगा। कुछ तथ्य बताते हैं कि सपा ने क्या सोचकर हिंदू उम्मीदवार मैदान में उतारा है, यह सवाल निश्चित रूप से आपके मन में होगा। सपा के हिंदू उम्मीदवार को क्या जो मुस्लिम वोटर है वो वोट करेगा? भाजपा गठबंधन के पसमानदा कार्ड के लिए हिंदू को क्या टिकट दिया गया है? आजम या अखिलेश ने क्या हिंदू प्रत्याशी वाला प्रयोग किया है, यह सवाल भी है। और क्या समाजवादी पार्टी का दांव भाजपा गठबंधन पर भारी पड़ेगा, यह सवाल है, क्योंकि पिछले 3 बार से वो जीत रहे हैं।
बहरहाल हमारे तमाम मेहमान इस बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक चर्चा पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हमारे साथ फिलहाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कीर्तिनिधि पांडे साहब जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं कीर्तिनिधि पांडे जी आपका इस चर्चा में। आपके पास मैं इससे पहले क्या हूं और ये जानूं कि आपने क्या सोचकर वहां पर एक हिंदू उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, क्या जहन में है पार्टी के, ये समझूं मैं। एक बार जरा ग्राउंड रिपोर्ट ले लेते हैं उबैदुर रहमान से। उबैद, ये तो कल आखिरी के घंटे में मालूम पड़ा आपकी रिपोर्ट के जरिए हमारे दर्शकों को कि अनुराधा समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी होंगी। ये वो नाम था जो कहीं फ्रेम में ही नहीं था। इस उपचुनाव की जब से चर्चा हुई और इस उपचुनाव से पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए या उससे पहले जो कुछ वर्षों में चुनाव हुए, उसमें ये नाम कहीं फ्रेम में रहा ही नहीं। ये नाम सरप्राइज तरीके से कल आपकी रिपोर्ट में ही सामने आया और फिर बाद में हमने इन्हें नामांकन करते देखा। क्या इतिहास रहा है इनका, किस तबके में किस प्रकार के वोट अब तक इनको प्राप्त होते रहे हैं या इनका सपोर्ट बेस आपके सामने क्या आया उबैद? राजेंद्र, मैं आपको बता दूं, राजनीति में मोहरे चले जाते हैं और बहुत जो नेताओं की कथनी होती है और करनी, उसमें बहुत फ़र्क होता है। कहा यह जा रहा था कि आज़म खान का परिवार बिल्कुल चुनाव से अलग रहेगा, परिवार से कोई नहीं होगा, लेकिन ये आज़म खान के परिवार की बेहद करीबी हैं, उनकी कार्यकर्ता हैं। और रणनीति ये है कि क्योंकि भाजपा गठबंधन ने इस बार सॉफ्ट मुस्लिम्स का पसमानदा कार्ड खेला है और रणनीति पूरी 2024 की तैयारी है ये, तो जब भाजपा का कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया और उसमें ये साफ हो गया कि मुस्लिम कैंडिडेट भाजपा गठबंधन की तरफ से आ रहा है, तो समाजवादी पार्टी ने अपना हिंदू कैंडिडेट उतारा है। आज़म खान की बेहद करीबी हैं और जो कुछ तय होता है रामपुर में वो आज़म खान ही तय करते हैं समाजवादी पार्टी में। ये एक बार फिर साफ हुआ है इस बार। लेकिन रिस्क भाजपा गठबंधन को हो सकता है क्योंकि कमल का फूल तो सिंबल होगा नहीं। समाजवादी पार्टी को लगता है कि हमारा जो मुस्लिम वोटर है वो आंख मीच के साइकिल को वोट देता है, तो हिंदू वोटर जो है वो कहाँ जाएगा। वो हिंदू प्रत्याशी को देखते हुए इन्हें लगता है कि हिंदू मतदाताओं का प्लस मुस्लिम मतदाताओं का साथ मिल जाएगा। लेकिन जो प्रत्याशी गठबंधन का आया है, भाजपा गठबंधन का, वो बहुत मजबूत प्रत्याशी है। 2 बार वो नगर पालिका के चेयरमैन रहे हैं, इस बार भी उनकी पत्नी चेयरमैन का चुनाव लड़ रही हैं, तो उनका जो कद है मुस्लिम कम्युनिटी में वो काफ़ी मजबूत है और पसमानदा समाज से आते हैं। अगर ये कार्ड भाजपा का गठबंधन का कामयाब होता है तो 2024 में आप देख लेना, बहुत सारे मुस्लिम्स को लोकसभा का टिकट भी मिल सकता है, क्योंकि इस बार जो नगर निकाय चुनाव में जिस तरह से भाजपा ने टिकट बांटे हैं, ये एक परीक्षण है। और समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है और भाजपा सॉफ्ट मुस्लिम्स की तरफ जा रही है, चाहे वो पसमानदा के नाम पे जा रही हो, सूफिज्म के नाम पर जा रही हो। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल रही है और इसमें अब देखना ये होगा कि स्वार की सीट बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं परिवार का वर्चस्व। और ये जो चर्चा की शुरुआत में आपकी जो रिपोर्ट है, ये इस चर्चा को और रोचक बना रही है। आप कह रहे हैं और आपकी समझ बता रही है कि अगर इस बार भाजपा गठबंधन सफल होती है इस मुस्लिम प्रत्याशी के साथ, तो लोकसभा चुनाव में हम और ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी भाजपा या एनडीए की तरफ से देख सकते हैं। और ये एक अलग किस्म का बदलाव भी है राजनीतिक। समाजवादी पार्टी हिंदू उम्मीदवार के साथ एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एक मुस्लिम प्रत्याशी के साथ मैदान में है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना जी। सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि पिछले उपचुनाव में आपने जीत हासिल की थी, इसलिए आपका इस चर्चा में रहना इस चर्चा को और दमदार बनाएगा, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन इससे पहले आपके पास आऊँ, कीर्तिनिधि पांडे जी के पास चलते हैं। पांडे साहब, ये क्या है ये बात जो उबैदुर रहमान बता रहे हैं, हमें हमारे संवाददाता ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं, इनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? एक सवाल तो मेरा ये है और दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आप पार्टी के इस मूव को आप कैसे देख रहे हैं स्वार में? पांडे जी। देखिए राजेंद्र जी, आपके रिपोर्टर जी का तो मैं सुन नहीं पाया विश्लेषण। अच्छा। उनकी आवाज हमारे तक आई नहीं जी, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का एक प्रयोग है और अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो कई मुस्लिम उम्मीदवार लोकसभा के चुनाव में मिल सकते हैं। एक बात राजेंद्र जी स्पष्ट है कि ये मुस्लिम उम्मीदवार जो स्वार से उतारे गए हैं, ये अपना दल एस के उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पे मुस्लिम उम्मीदवार कहीं लड़ाती नहीं जल्दी और सरकार बनने के बाद एक स्टेटस सिंबल के रूप में किसी को इस्तेमाल करती, चाहे वो पिछली सरकार में मोहसिन रजा साहब हों और चाहे अब एक अंसारी साहब हैं। और
जो बदलाव समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं कि हमने हिंदू उम्मीदवार दिया, समाजवादी पार्टी सबके विकास की बात करती है, हिंदू और मुसलमान सबकी बात करती है, सबके हित की बात करती है। और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बेहतर कैंडिडेट दिया है। और जिस स्वार सीट पे कैंडिडेट की बात हो रही है अनुराधा चौहान जी का, जी वो प्रधान भी रही हैं, वर्तमान में जिला पंचायत की सदस्य भी हैं। उनके पति देश की सीमा की सुरक्षा करने वाले व्यक्ति हैं। जी जी। और लगातार जनता के बीच में रहते हुए अपनी वकालत पेशे से भी जुड़ी हैं। और हमें पूरा उम्मीद है कि जो सामाजिक होगा और जो राजनीतिक होगा, वो जमीन से अपनी लड़ाई अनुराधा जी ने शुरू किया, प्रधान हुई, अब जिला पंचायत, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें एमएलए बनने का अवसर दिया है। और हमें पूरा भरोसा है कि माननीय आजम खान साहब, अब्दुल्ला आजम साहब की वो सीट रही है। आजम साहब के बेटे अब्दुल्ला साहब वहां से 2 बार एमएलए रहे हैं। निश्चित रूप से फिर जनता का प्यार और स्नेह समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेगा। आप कह रहे हैं पांडे जी कि आप सर्व समाज के विकास की बात करते हैं और मुस्लिम समाज का समर्थन आप ये कहना चाह रहे हैं प्रकारांतर से कि वो अनुराधा चौहान के साथ रहेगा। लेकिन ये संभव कैसे होगा, ये समझना ज्यादा जरूरी है। आकाश सक्सेना जी, आप सारी बात सुन रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की। उन्होंने एक हिंदू उम्मीदवार उतारा है, महिला है, जिला पंचायत की सदस्य हैं, ग्राम प्रधान रही हैं, उनके पिता जो है देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, वो खुद वकालत कर रही हैं, महिला है। तो इस उम्मीदवारी को आप कैसे लेते हैं और कैसे देखते हैं आकाश सक्सेना जी? देखिए, पहली बात तो ये समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नहीं है, ये आजम खान की प्रत्याशी। और ये बात समाजवादी पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता जानता है कि रामपुर में आजम खान की मर्जी के बिना समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कर सकती। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। समाजवादी पार्टी का ऑफिस तक तो आजम खान के रहमो करम पे ही चलता है, ये बात सबको खूब पता है। और दूसरी बात रही स्वार विधानसभा की, तो स्वार विधानसभा जो सीट है, उस सीट पर हिंदुस्तान के पहले ऐसे ये प्रत्याशी रहे जब ये अब्दुल्ला आजम थे, जिनको दोनों बार न्यायपालिका ने निकालकर बाहर कर दिया। स्वार विधानसभा की सीट जी अधिकतर अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के पास रही है। यहाँ पर 6 बार से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है और अब भी वहां से भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतने जा रही है। और जो ये जिस प्रयोग की ये बात कर रहे हैं, वो ये पहला नहीं है। अभी पीछे भी इन्होंने यहाँ से एक सैनी बिरादरी का एक प्रत्याशी उतारा था, जो मेरे दोस्त बैठे, इनको तो शायद पता भी नहीं होगा। ये तो अभी, क्योंकि समाजवादी पार्टी में क्या होता है क्या नहीं होता ये किसी को नहीं पता होता। अच्छा, तो ये कोई नया, लेकिन ऐसा लगता है आपकी बात से कि आपको तो कम से कम रामपुर के समाजवादी पार्टी के सारे क्रियाकलाप के बारे में पता है सक्सेना साहब? हमें सभी के बारे में सब कुछ पता है और आज सब कुछ पता है, इसलिए आज ये कहानी यहाँ तक पहुंची भी है। तो मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, ये प्रयोग नया नहीं है। एक बार और भी ये प्रयोग कर चुके हैं, तो उनको 2200 वोट आए थे। जी तो इसलिए ये कोई नई चीज नहीं है। और आगे अब चुनाव शुरू हुआ है, देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी क्योंकि 6 बार से ज्यादा चुनाव जीत चुकी है, इस बार भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। ठीक है आकाश जी, आप बता रहे हैं कि अच्छा इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का, पिछले 2 बार को छोड़ दिया जाए, और इसलिए भी आप विश्वस्त हैं। और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि ये आजम खान की कैंडिडेट है, समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट नहीं है। बड़ी बात कही आपने। उबैद, आपने आकाश सक्सेना जी की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि परंपरागत रूप से बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है अब तक भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर, लेकिन वो कौन से उम्मीदवार थे जो भाजपा के अब तक यहाँ विजयी रहे हैं, और उनकी विजय के पीछे कौन से समीकरण काम कर रहे थे? क्या इस बार उन समीकरणों से कुछ अलग बनता देख रहे हैं आप? देखिए, कुछ भी अलग नहीं है। पिछले 2 उपचुनाव हुए, लोकसभा का उपचुनाव हुआ तो भाजपा जीती, विधानसभा का उपचुनाव हुआ रामपुर में तो भाजपा जीती, और प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने आसिम राजा को ही बनाया दोनों बार। तो इस बार समाजवादी पार्टी को यह एहसास हो चुका था कि हमारे 2 पिछले जो अनुभव थे वो गलत थे, वो फैसले गलत थे। इसलिए इस बार समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम बहुल इलाके में और आखिरी मतलब आधे घंटे में
2:30 बजे तक ऐलान नहीं किया था समाजवादी पार्टी ने। 2:30 बजे के बाद अचानक वो पहुंचती हैं। 15 मिनट पहले हमारे सूत्र भी बता पाते हैं कि अनुराधा चौहान होंगी प्रत्याशी, वरना उससे पहले घुमाया जा रहा था और पूरा ये घुमाया जा रहा था कि पार्टी हाईकमान तय करेगा। आजम परिवार नाराज़ है और यहाँ से कोई प्रत्याशी नहीं तय किया जाएगा, बल्कि पार्टी हाईकमान पर छोड़ रखा है। हालांकि हमारे सूत्रों ने बता दिया था कि 8 प्रत्याशियों के नाम गए हैं और कुछ लोगों ने फार्म खरीदे हैं, लेकिन आखिरी लम्हे में जो रणनीति थी वो यही थी कि भाजपा किस प्रत्याशी को लाएगी और उसके मुकाबले में समाजवादी पार्टी अब्दुल्ला आजम की सीट को बचाने के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट कौन हो सकता है उस पर मंथन कर रही थी। लेकिन ये सब कुछ गोपनीय था और सब कुछ दिल्ली से तय हुआ। आजम खान बेड पे लेटे हुए थे और वहीं से ये प्रत्याशी का नाम घोषित हुआ है। आजम खान की कार्यकर्ता हैं ये और ग्राम प्रधान रही हैं, जैसा आपने बताया, जिला पंचायत के सदस्य हैं। अब देखना ये होगा कि जो कार्ड खेला है भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों ने इस बार जो कार्ड खेला है वो कितना किसके फ़ायदे में होता है, किसके नुकसान में होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल दोनों ही पार्टियों की तरफ से मुकाबला जो है वो रोचक होने वाला है और टक्कर जो है वो इस बार मजबूत दिखाई दे रही है। जी कीर्ति पांडे साहब, जी ठीक है उबैद पांडे जी, आपने सारी बात सुनी, आकाश सक्सेना जी की बात भी सुनी और उनकी बात को एक तरह से सही बताया है उबैदुर रहमान ने, जो हमारे संवाददाता हैं, कि ये नाम दिल्ली में अस्पताल के बेड पर लेटे लेटे आजम खान ने निर्धारित किया। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उनके परिवार का कोई मेंबर ये उपचुनाव नहीं लड़ेगा। ऐसी नौबत क्यों आ गई पांडे साहब पार्टी में? पांडे जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नाम ठीक करा दो। मुझे लगता है पांडे जी तक का आवाज नहीं जा रही है। लेकिन आकाश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में रामपुर में जी पांडे जी आपकी आवाज आ रही है जी। देखिए राजेंद्र जी, बोले सक्सेना साहब कैसे विधायक बने हैं आकाश सक्सेना साहब को ही पता है। आकाश सक्सेना साहब कैसे विधायक बने हैं ये हमारे विधायक जी अच्छी तरीके से जानते हैं। जो बात उबैदुल साहब आपके रिपोर्टर बता रहे थे वो मैंने कहा प्रधान रही हैं, हमारी उम्मीदवार वर्तमान में जिला पंचायत हैं और प्रधान रही हैं वो महिला। और लगातार कह रहा हूं कि रामपुर में आजम साहब हमारे नेता, रामपुर की सिर्फ नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में रामपुर आजम साहब हमारे नेता हैं। आजम साहब ठीक है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, समय बदलते रहते हैं, लेकिन वो हमारे नेता हैं। और रामपुर में कोई बात बिना आजम साहब से मिले, बिना चर्चा किए कैसे तय होगी? ये तो ठीक है कि उनसे चर्चा किए बगैर तय नहीं होगी, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, वो नहीं लड़ेंगे समझ में आ रहा है, उनके पुत्र नहीं लड़ेंगे समझ में आ रहा है, लेकिन उनके परिवार से कोई नहीं लड़ेगा। ये और ये थोड़ी अजीब सी बात है ना। देखिए परिस्थितियां क्या करें। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार आजम साहब के ऊपर फर्जी मुकदमे लगा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ठीक है उनका उत्पीड़न, अच्छा आप कह रहे हैं कि सत्ताधारी दल के उत्पीड़न की वजह से वो मजबूर होकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सक्सेना साहब, ये अगर मुख्य विपक्षी दल कह रहा है और उसके प्रवक्ता कह रहे हैं कि आपने ऐसा उत्पीड़न कर रखा है कि बेड पर बैठा हुआ उस इलाके का जो सबसे प्रभावशाली विपक्ष का आपका नेता है वो कह रहा है जी मेरे परिवार से कोई नहीं लड़ेगा, चलिए आप कहते हैं तो मैं फलाना को उम्मीदवार बना देता हूं। सक्सेना साहब जी, उनके परिवार से लड़ेगा नहीं, उनके परिवार में कोई लड़ने लायक है ही नहीं है। अब सब पे बैन लगा हुआ है भाई, कैसे कोई चुनाव लड़ सकता है? वो और उनके पुत्र नहीं लड़ सकते हैं कानूनी तौर पर, ये तो हमें मालूम है, लेकिन और लोग मतलब परिवार में तो बड़ा होगा उनका। मैं यही बात तो मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं, इस बात का जवाब तो दें वो, हमारे पांडे जी इस बात का जवाब तो दें। नहीं, पांडे जी कह रहे हैं कि उनकी बहू चुनाव लड़ सकती। हाँ ये पॉइंट है पांडे जी। तो लड़वाइए ना, आपने क्यों नहीं लड़वाया चुनाव में? अगर ये बात कह रहे हैं तो उन्होंने अपनी बहू को अपनी ट्रस्ट तक का मेंबर तो बनाया नहीं है। बताइए पांडे जी, ट्रस्ट के मेंबर हो ना हो, चुनाव लड़ने के लिए तो अधिकृत है कोई लोकतंत्र में। लोकतंत्र में वो चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत है। आकाश सक्सेना साहब आपकी जानकारी थोड़ी कम है, जानकारी पूरा विस्तार करिए अपना। अरे आप बता रहे ना, आप जो बात बता रहे हो और जो आप कह रहे हैं कि उनकी बहुत चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत है। अगर वो चाहते तो उनकी बहुत चुनाव लड़ सकती थी। आप चाहते मैं आपसे वही तो कहलवाना चाह रहा हूँ ना, मैं जो आप कह रहे हैं ना कि वो
उनको फर्जी मुकदमों में फंसाया गया, तो भाई आप कोर्ट जाइए, ये आप सुप्रीम फैसला कोर्ट तो जाइए ना। माननीय आजम साहब का, उनके परिवार का कोई लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? आप जो कह रहे हैं कि सब राजनीतिक मुकदमे हैं, अरे भाई तो कोर्ट जाइए ना। आप कितनी बार आप कोर्ट से वहां से डांट खा के आ आएंगे? आप जाइए, कोर्ट से ही न्याय मिल रहा, कोर्ट से ही मुकदमे लड़े जा रहे हैं। हम भी यही कह रहे हैं, कोर्ट अभी से ही न्याय मिल लगातार रहा है। कोर्ट में जा रहा है व्यक्ति, लगातार कोर्ट से ही न्याय मिल रहा है, लगातार कोर्ट से ही जमानत पे आजम साहब बाहर है। आप लोगों का पक्ष चलता तो आजम साहब बाहर नहीं रहते। आज जो दोनों बाप बेटों का जो वोट देने का अधिकार छीना गया है ना, वो भी कोर्ट से छीना गया है। आज जो दोनों बाप बेटों का जो अधिकार वोट का छीना गया है, वो लगातार कोर्ट में ही मुकदमे, कोर्ट के द्वारा ही छीना गया है। ठीक है, ठीक है, ये बात सच है। अभी तो फिलहाल कानूनी तौर पर सक्सेना जी सही कह रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न है कि आजम खां या उनके परिवार का कोई भी सदस्य, आजम खां चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, सच है, उनके पुत्र नहीं लड़ सकते हैं, सच है, लेकिन ये एक बात याद रखिए कि सब अब जो है ना, अब जो आपने कैंडिडेट उतारा है मैदान में पांडे साहब, उसकी सफलता पे बहुत कुछ निर्भर है। वो क्या सफलता प्राप्त करती है, इस पर बहुत कुछ निर्भर है रामपुर में समाजवादी पार्टी का मुस्तकबिल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकाश सक्सेना जी और कीर्ति निधि पांडे जी और उबैदुर रहमान, ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। आपकी रिपोर्ट ने इस विषय को समझने में हमारी बहुत मदद की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।